मैं कह रही थी कि रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज नॉट एन इसेंशियल इवेंट like nutrition, excretion and respiration. Okay, so why do organisms need reproduction? आप लोगों में से कोई बता सकता है? Farm to maintain the continuity of species. हाँ, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, है ना. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? जो भी स्पीसीज होंगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उनका जनरेशन वहीं तक रुक जाएगा, है ना, आगे नहीं बढ़ पाएगी लाइफ. तो क्या होता है, लाइफ को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है. ठीक है. सो व्हाट वी कैन से, इट इज अ characteristic of living organisms. To create new individuals ठीक है, नए इंडिविजुअल को क्रिएट करना जो कि उन प्रीवियस इंडिविजुअल के जैसे ही होंगे, है ना. हम देखते हैं अलग अलग स्पीसीज हैं इस अर्थ के ऊपर, लाइक ह्यूमन की स्पीसीज हैं, डॉग की स्पीसीज है, डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट स्पीसीज हैं. तो हर एक स्पीसीज जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, है ना. एंड जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो अपनी तरीके का ही स्पीसीज नया क्रिएट करते हैं. ठीक है. सो हमने क्या देखा कि रिप्रोडक्शन इज नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल. अगर कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. रिप्रोडक्शन का क्या है कि दैट इज एसेंशियल फॉर मेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. ठीक है. अब रिप्रोडक्शन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, रिप्रोडक्शन सारे के फीचर्स होंगे. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है ना. बट उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट है. एंड जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट है. बट रिप्रोडक्शन सारे ऑर्गेनिजम्स में होगा क्योंकि रिप्रोडक्शन से ही नए ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होंगे. ठीक है. तो हमने क्या देखा कि ये क्या होता है कि एक ब्लूप्रिंट बनाना इसे कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, तो हम एक स्पीसीज सेम टाइप का स्पीसीज ही क्रिएट कर रहा है, वो कोई अलग टाइप का स्पीसीज नहीं क्रिएट करता. ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन होता है कि हम एक जैसे स्पीसीज को ही क्रिएट करते हैं? आखिर एक क्या है हमारे सेल्स में क्या ऐसी चीज है जिससे कि हम ब्लूप्रिंट बना पाते हैं? क्या होता है? मैम डीएनए. हाँ, डीएनए होता है ना. हमारे सेल्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है. एंड उसी डीएनए में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है, जिसकी वजह से सेम स्पीसीज क्रिएट होते हैं, है ना. तो कैसा होता है स्ट्रक्चर, आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा. सपोज ये सेल है, सेल के अंदर हमारे ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्या क्या होते हैं न्यूक्लियस के अंदर? दिस इज अ सेल. हाँ, क्रोमोसोम होते हैं, गुड. और यहाँ पे हमारा क्रोमैटिन मटेरियल है ना, ये हमारा न्यूक्लियोलस हो गया. ठीक है. तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है. एंड जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें कैसा होता है? सपोज ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इनके अंदर कैसा होगा?
इनके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है ना, जो यस मैम, वेल डेवलप्ड नहीं होता। हाँ वेल डेवलप नहीं होता है ऐसे। और एंड जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही होता है, ठीक है, किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कवर नहीं होता। एंड जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, एंड जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होता है, ठीक है। तो ये जो आपको पैक्ड जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है, इसे अगर हम थोड़ा ओपन करके देखना चाहेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, क्रोमोसोम्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे इस तरीके के। क्रोमोसोम्स के बारे में आपने क्लास 9th में थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा, ठीक है। ये सेंट्रोमेयर होता है, ये क्या होते हैं, क्रोमैटिड्स होती हैं, ठीक है, इनके एंड्स को हम टेलोमेयर कहते हैं। तो जब आप इसको ओपन करोगे, यूकैरियोटिक डीएनए की मैं बात कर रही हूँ, यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रही हूँ, उनमें क्या होता है, जो आपका क्रोमोसोम होता है वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है हमारा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किन चीजों से मिलकर बना है आपको पता है, ये आपका डीएनए और मैम डीएनए एंड प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। हाँ हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं, ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, इसके ऊपर सारे डीएनए ऐसे रैप्ड होते हैं, जैसे कि एक वून का गोला आपने देखा होगा कि अच्छी तरीके से रैप्ड होता है ताकि वो मिक्सअप ना हो जाए, है ना, वो उलझ ना जाए, इसलिए उसे क्या करते हैं, हम एक प्रोटीन के ऊपर, समझो कि एक बॉल है, उसके ऊपर हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए को रैप करके रखा हुआ है, इस तरीके से रैप्ड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपके डीएनए पूरे अरेंज होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जब आप इसे फर्दर खोलेंगे तो आपको लाइक एक क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, है ना, जो फर्दर स्टेजेस आएंगे सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा, माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो डीएनए होते हैं ये क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर लेते हैं। हमारा क्रोमोसोम किन चीजों से मिलकर बना है, डीएनए एंड प्रोटीन से, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। तो क्या होता है कि जब माइटोसिस होती है या मियोसिस होती है, तो क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होते हैं, पेरेंट सेल से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं नए वाले, ठीक है, तो उनमें ये क्रोमोसोम ही पास होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है, तो फाइनली क्या हो रहा है, हमारा डीएनए पास हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेकर डीएनए जा रहे हैं, है ना, तो इसीलिए जो भी स्पीसीज क्रिएट होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलर होते हैं, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं कि DNA is the hereditary material in humans and almost all other organisms. अच्छा, किसी ऑर्गेनिजम्स में डीएनए के अलावा भी कोई हेरिडिटरी मटेरियल होता है, मोस्टली डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, वायरसेस में होता है ना, आरएनए मिलता है उनमें, न्यूक्लियस में पाए जाएंगे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर डीएनए। और किस सेल में हमें डीएनए मिलेगा, न्यूक्लियर डीएनए के अलावा एक और होता है, क्या होता है, कुछ डीएनए होंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, हम प्लास्टिड्स में। प्लास्टिड्स में, हाँ प्लांट के केस में लाइक क्लोरोप्लास्ट में मिलता है सर्कुलर डीएनए, है ना, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनिमल्स में मिलता है, उसी तरीके से प्लास्टिड्स में होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही केसेस ऐसे हैं कि एक्सेप्शन है कि यहाँ पे मिलते हैं, इन्हें हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, कैसे हमारा डीएनए, अच्छा डीएनए आप समझ रहे हो कि इंफॉर्मेशन बना रहा है, बट किस तरीके से बनाता है, तो इसे हम इस तरीके से समझेंगे, शॉर्ट में बता रही हूँ, जो काफी लंबा प्रोसेस होता है ना, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में जानोगे।
मैं आपको बस एक आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से होता है। एक रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है कि डीएनए से नया डीएनए बनता है, ठीक है। फिर इस डीएनए से आरएनए बनता है। ये सारी चीजें हमारे सेल्स के अंदर ही होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। एंड फाइनली ये आरएनए क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। एंड हमारी जो भी बॉडी होती है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, वो फाइनली किस चीज से मिलकर बनी हुई है, प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, ठीक है। तो फाइनली ये क्या करती है, इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो आप लोग समझ रहे हो कि जो डीएनए है वो किस तरीके से फाइनली हम इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं ना, किस तरीके से वो एक नए इंडिविजुअल को क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। हाँ मैम प्लीज थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, लिखना था। हाँ हाँ। तो हमने देखा कि फाइनली डीएनए से प्रोटीन बन रहा है, और प्रोटीन से क्या होती है, हमारी बॉडी बनती है ना, बॉडी डिजाइन जो भी होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। अब एक चीज हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में हम देखते हैं जैसे कि सारे हम ह्यूमंस एक स्पीसीज को कंसिडर करते हैं, हम देखते हैं कि जो हम ह्यूमंस हैं वो हर इंसान एक दूसरे से अलग दिखता है ना। भले ही आप सेम पेरेंट्स से हमारा बर्थ हो रहा है, लेकिन फिर भी सिबलिंग्स होने के बावजूद हम क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। अगर हम ट्विंस को छोड़ दें, आइडेंटिकल्स को छोड़ दें, तो बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिफरेंट होते हैं। तो वो डिफरेंस कहाँ से आता है, किस रीजन से वो डिफरेंस आता है? वेरिएशंस की वजह से आता है। डीएनए में कहीं ना कोई वेरिएशन होता ही है ना, उस वजह से वो डिफरेंस आता है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन हम पढ़ेंगे कि क्या होता है वेरिएशन होने से। अगर वेरिएशन नहीं होगा तब क्या होगा, कोई बता सकता है कि अगर वेरिएशन नहीं होगा तो क्या होगा? वेरिएशन का मतलब क्या है, वेरिएशन का मतलब चेंज, जो कि डीएनए में चेंज होता ही रहता है ना। जब भी रिप्रोडक्शन होगा नए ऑर्गेनिज्म का, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा ही। कभी कभी ये चेंज बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है, कभी कभी बहुत ही कम छोटे लेवल पे होता है। सो कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे कि क्या होता है ये वेरिएशन? देखो, वेरिएशन आने के ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक पहला तो हो सकता है कि कोई जेनेटिकल रीजन हो, ठीक है। जेनेटिकल रीजन मतलब कि जैसे कि यूकैरियोट्स होते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें क्या होता है, मियोसिस के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो उनमें कौन सा डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन, जिसे हम मियोसिस कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हम आप स्टडी करोगे इसे हायर क्लासेस में, तो आप जानोगे कि इनमें एक स्टेज आती है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके क्रोमोसोम्स जो होते हैं क्रॉसिंग ओवर हो जाते हैं। सपोज एक आपका दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, है ना। एक फादर होंगे, एक मदर होगी, ठीक है।
तो हमारे पास क्या हो रहा है, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, एक फादर से आ रहा है, एक मदर से आ रहा है, तो दोनों की क्रॉसिंग ओवर होगी एंड उनमें क्या होगा, डिफरेंट क्रोमोसोम्स आने की वजह से क्रॉसिंग ओवर होगी और उसी से वेरिएशन क्रिएट होगा, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हो जाएंगे, है ना, फादर से अलग कैरेक्टरिस्टिक आएगी, मदर से अलग कैरेक्टरिस्टिक आएगी एंड फाइनली जो प्रोजेनी बनेगी, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो कैसा होगा, वो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को लेकर एक नया अलग ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। तो पहला जो वेरिएशन आएगा वो किस चीज की वजह से आएगा, रिकॉम्बिनेशन की वजह से, फादर एंड मदर के रिकॉम्बिनेशन की वजह से आएगा। सेकंड वेरिएशन हो सकता है कि म्यूटेशन की वजह से आए, ठीक है। ओवर द टाइम आपने सुना होगा कि म्यूटेशन हो जाते हैं जीन्स में, है ना, म्यूटेशंस बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, तो म्यूटेशन की वजह से भी वेरिएशन आता है। हो सकता है म्यूटेशन की वजह से कभी वेरिएशन जो होता है वो गुड भी हो सकता है एंड कभी बैड भी हो सकता है। जब लाइक अगर म्यूटेशन अच्छा नहीं हुआ तो क्या हो जाता है, कैंसर वगैरह हो जाता है ना, जितनी भी बीमारियां होती है, कैंसर होता है एंड बहुत सारे डिजीज होते हैं जो बर्थ के टाइम से ही रहते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, हमारे म्यूटेशन की वजह से चेंजेस आना। तो सेकेंड वेरिएशन हमारा म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। थर्ड वेरिएशन हो सकता है आपका डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, लाइक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, है ना, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो समझ रहे हो आप लोग कि वेरिएशन किन किन वजह से आते हैं। मैं लिख देती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम इसको हम लोग ये कहकर जस्टिफाई कर सकते हैं क्या कि मतलब डीएनए कॉपिंग जो होती है ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है एंड कभी भी मतलब बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होती हैं। हाँ बिल्कुल, यही मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी भी जो भी रिएक्शन होती है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती है ना, थोड़े बहुत चेंजेस इधर उधर हो ही जाते हैं। जब भी कॉपी होती है हमारे जीन्स की तो थोड़े बहुत चेंजेस होते ही हैं, वेरिएशंस आते ही हैं। अगर ये बहुत छोटे लेवल पे हैं तब तो पता भी नहीं चलता, है ना, बट ओवर द इयर्स लाइक 50 ईयर्स 100 ईयर्स, इतने बहुत बहुत टाइम के बाद वेरिएशंस हमें दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि छोटे चेंजेस होते हैं, बायोकेमिकल ऐसे रिएक्शंस होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते ही हैं, ठीक है। सो वेरिएशंस occurs due to following reasons. फर्स्ट मैंने बोला recombination, second is mutation and third हो सकता है हो सकता है, ठीक है। सो क्या होगा, एनवायरमेंटल चेंज की वजह से, जिसमें आपका टेम्परेचर हो सकता है ना, वाटर लेवल हो सकता है, कुछ ज्योग्राफिकल चेंजेस हो सकते हैं, देखो जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे उसकी वजह से क्या होगा, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नीश है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। नीश का मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है, लाइक जैसे कि हैबिटाट का मतलब तो आप लोग समझते होगे, है ना, हैबिटाट अगर मैं कह रही हूँ तो क्या हो रहा है, हैबिटाट मतलब कि एक एनिमल जहाँ पे रह रहा है, ठीक है। कोई एनिमल एक्वेटिक हैबिटाट में रहता है, कोई टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में रहते हैं, जैसे कि हम टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में रहते हैं।
सो हैबिटेट का मतलब आप लोग समझते हो, ठीक है। एंड नीश क्या होता है? नीश का मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म वहां पे क्या करता है ना, कहाँ रहता है, दैट इज हैबिटेट। एंड उसका प्रोफेशन क्या है, वो करता क्या है वहां पे, वो चीज होती है नीश, ठीक है। लाइक अगर एक टाइगर है, वो जंगल में है, देन वो कैसे कैसे न्यूट्रिशन लेता है, कैसे वो शिकार करता है, किस तरीके से वो रिप्रोडक्शन करता है ना, मतलब उस एनवायरमेंट में वो किस तरीके से स्टेबल है, इस चीज को हम नीश बोलेंगे। क्लियर है आप लोगों को हैबिटेट क्या होता है, नीश क्या होती है? बोलो। तो हमने देखा कि क्या होता है कि एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से पूरा का पूरा नीश ही चेंज हो जाएगा, है ना। एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से सरवाइव करेगा, उसका पूरा मेथड चेंज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है, एक ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। तो जो भी पॉपुलेशन उस हैबिटेट में रह रही है वो अफेक्ट होंगी, ठीक है। एंड उन क्या होगा, अगर ज्यादा चेंजेस आ गए तो वो पॉपुलेशन उस एनवायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएगी, है ना। So if a particular niche is drastically changed, the population of the species will not be able to survive in that changed niche, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा चेंज हो गया, ऑर्गेनिजम्स उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उससे क्या होगा, कौन से ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं, जिनके अंदर वेरिएशन हुआ होगा। अगर सपोज ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशन हो गए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, अगर हम फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल, ठीक है, बैक्टीरिया है, सडनली क्या हो गया, उनका जो पॉपुलेशन, जहाँ उनका जो नीश था वो बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर का हो गया, टेम्परेचर सडन चेंज हो गया वहां पे, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी बैक्टीरिया की वो डेड हो गई, मर गई, ठीक है। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे हुए जिन्होंने अपने अंदर वेरिएशन कर लिया, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज, नीश चेंज होने के बावजूद उन लोगों ने क्या किया, अपने डीएनए में कुछ ना कुछ म्यूटेशन की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से उनके अंदर वेरिएशंस आ गए। वेरिएशन की वजह से क्या हुआ कि वो सरवाइव कर जाएंगे, उस हार्श कंडीशन को भी वो सरवाइव कर जाएंगे। तो ये फायदा हुआ कि वेरिएशन की वजह से कि क्या हुआ कि एक पूरी पॉपुलेशन को खत्म होने से बचा लिया गया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंस होता है वेरिएशन का, कि वेरिएशन की वजह से नए स्पीसीज क्रिएट होते हैं एंड वो एक किसी भी हार्श एनवायरमेंट को सरवाइव करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। क्लियर है? Organisms with variation आप इसमें जो मैंने बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया, आप उसे वो दे बैक्टीरिया का एग्जांपल इस चीज को में दे सकते हो, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि वेरिएशन किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज, है ना। किसी एक इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है वेरिएशन, इंडिविजुअल तो है उसके लिए बैड भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है, बट एक स्पीसीज की अगर हम बात करें सो ओवर द टाइम क्या होता है, स्पीसीज के लिए हमेशा जो वेरिएशन होता है वो हमेशा बेनिफिशियल ही होता है, ठीक है। मैम हाँ मैम आप बैक्टीरिया का एग्जांपल दिए थे, उसको एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? हाँ, देखो, अगर मान लो सपोज एक पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, जो क्या एक वाटर में रह रहे हैं या किसी भी जगह पे रह रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि सडन एक टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है, एनवायरमेंटल चेंज हुआ एंड सडन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ।
तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होंगे, जिन्होंने अपने अंदर चेंज नहीं लाया वो मर जाएंगे, क्योंकि वो उस हार्श टेम्परेचर को सर्वाइव नहीं कर सकते। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे, हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो जाएंगे, है ना, लाइक उनके अंदर वेरिएशन आ गया, वो क्या हो गए, हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो गए, कि वो उस हाई टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या होंगे, वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये एक गुड एग्जांपल हुआ वेरिएशन का, कि वेरिएशन की वजह से क्या हुआ कि वो नए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया क्रिएट हो गई, है ना, जिनके अंदर नए डीएनए आ जाएंगे। ठीक है। यस मैम। देखो, इसको मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, एक पॉपुलेशन है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर नीश में रह रही है। अब क्या होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनमें वेरिएशन नहीं हुआ है, कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर वेरिएशन हुआ है। ठीक है। सो कंडीशन आई, एनवायरमेंटल चेंज हुआ, तो जिनके अंदर वेरिएशन नहीं हुआ था वो क्या होंगे, नॉट सर्वाइव, है ना, वो मर जाएंगे। एंड जिनके अंदर वेरिएशन हुआ तो वो क्या होंगे, दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो उनके लिए बेनिफिशियल हुआ हो, बेनिफिशियल मतलब उनके लिए फेवरेबल कंडीशन मिल गई होगी, ठीक है। एंड सेकंड वेरिएशन किसी किसी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं उसके लिए। तो अगर हार्मफुल होगा तो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एंड वेरिएशन अगर बेनिफिशियल होगा तो सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है। तो ये हमने देखा कि वेरिएशन की वजह से क्या होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने टाइप्स के होते हैं रिप्रोडक्शन, हाँ कोई कुछ बोल रहे हैं, टू टाइप्स के होते हैं, asexual एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल हो सेक्सुअल हो, ये किस चीज पे डिपेंड करेंगी, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी डिजाइन के ऊपर डिपेंड करेगी, कि ऑर्गेनिजम्स का बॉडी डिजाइन कैसा है ना, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, एक सेल से बना है कि एक से ज्यादा सेल से बना है, तो किसके ऊपर मेनली डिपेंड करेंगी, ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन पे। रिप्रोडक्शन विल डिपेंड ऑन द ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये हमेशा हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगा, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब, सिंगल सेल्ड होते हैं। सिंगल सेल्ड होते हैं ना, सारा फंक्शन एक ही सेल परफॉर्म करता है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, वो सारे फंक्शन एक सिंगल सेल परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, आदि
जो ए सेक्शुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कोई डिफाइंड भी नहीं होता है मेल फीमेल, है ना, सिंगल सेल्ड होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स अलग भी नहीं होते, ठीक है। इनमें कोई गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं होता, नो गैमेट फॉर्मेशन। इनमें क्या होंगे, ऑर्गेनिजम्स multiplies mitotically and forms offsprings। अच्छा, माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकते हैं? मैम एक इक्वेशनल डिवीजन होता है और एक रिडक्शनल। हाँ, इक्वेशनल डिवीजन होती है और एक रिडक्शनल डिवीजन होती है ना। माइटोसिस में क्या होगा कि एग्जैक्टली सिमिलर क्रोमोसोम्स का डिवीजन होगा एंड जो भी इंफॉर्मेशन पास होगी वो एग्जैक्टली होगी। सो एग्जैक्ट कॉपीज क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, हमें माइटोसिस करनी होगी, ठीक है। जैसे ह्यूमंस भी होते हैं, तो हमें पता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एंड उसमें क्या होता है, जो 22 पेयर्स होते हैं उन सारे सेल्स में, हमारे सारे सेल्स में माइटोसिस होती है, ठीक है। बट जो एक जो सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है ना। सो मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस, जो भी चेंजेस आ रही है, जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं, मियोसिस की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि मेल एंड फीमेल are required इनमें क्या होगी, meiosis involved होगी। तो asexual एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बता सकते हैं, क्या क्या होगा? क्या होगा, पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मैम प्लीज थोड़ा धीरे लिख सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगा। सेकंड चीज क्या हो जाएगी, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, आप देखोगे कि इनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होती है वो एक इंक्लूसिव इवेंट होता है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पहले ग्रोथ होगा, फिर ग्रोथ जब फाइनली कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, वो सेल डिवाइड कर जाएंगे एंड सिंपली सेल डिवीजन को ही हम क्या बोलते हैं एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इट इज सिंपली बाय सेल डिवीजन। एंड इसमें क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। थर्ड चीज क्या होती है कि इनमें माइटोसिस होती है एंड इनके अंदर माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों हो सकती है ना, मियोसिस सकते हैं। फोर्थ चीज होती है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर mutually
inclusive events. And इसमें क्या होता है? Growth and reproduction are mutually exclusive events. म्यूचुअली इंक्लूसिव करने का मतलब क्या हुआ? सपोज कि आपका एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। पहले ग्रोथ करने का मतलब साइज बड़ा होगा, ठीक है ना। साइज बड़ा होने के बाद क्या होगा? फाइनली इनके न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे एंड इनका डिवीजन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है एंड रिप्रोडक्शन है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। पहले ग्रोथ होगी फिर रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है ना। नाउ हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे। मैम लास्ट पॉइंट बता सकते हैं फिर से आप? हाँ, लास्ट पॉइंट ये वाला, ग्रोथ mutually एंड inclusive। रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव। हाँ देखो, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है म्यूचुअली इंक्लूसिव कहने का मतलब क्या हुआ? एक बैक्टीरिया का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। बैक्टीरिया है, सिंगल सेल है, क्या हुआ? इनमें ग्रोथ होगा पहले, है ना। ये क्या करेंगे? न्यूट्रिशन को एक्यूमुलेट करके ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे। जब फाइनली इनका ग्रोथ फुल हो जाएगा, फुल ग्रोथ हो जाएगा, तो क्या होगा? इनमें डिवीजन स्टार्ट होगा। ग्रोथ के बाद फाइनली बैक्टीरिया क्या करेंगे? अब इनके पास डिवीजन ही ऑप्शन है ना। तो डिवीजन इनके पास कैसे होता है कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, देन क्या होगा? ये जो साइटोप्लाज्म होगा इनका, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिंगल सेल से ही दो नए इंडिविजुअल्स बन गए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो ग्रोथ है एंड रिप्रोडक्शन है वो दोनों क्या है? इंक्लूसिव है, मतलब एक साथ ही हो रहे हैं, ठीक है। फिर ये क्या होगा? जैसे ये नए बैक्टीरिया बन गए, तो अब ये फाइनली फिर से क्या करेंगे? ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे एंड इनसे फिर दो नए बन जाएंगे, है ना। ये भी ग्रो करेगा, ये भी दो नए बनाएगा। तो हमेशा हम देखेंगे कि बैक्टीरिया में इसी तरीके की प्रोसेस चल रही है। पहले ग्रोथ हो रही है, फिर रिप्रोडक्शन हो रहा है, फिर ग्रोथ हो रही है, फिर रिप्रोडक्शन हो रहा है, ओके। बट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमने ग्रोथ कर ली, ठीक है। एक स्टेज होती है जहां तक ग्रोथ होती है, बट रिप्रोडक्शन एक अलग प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर एक ऑर्गेनिज्म ने ग्रो किया सो नेसेसरली वो रिप्रोडक्शन भी करे, नॉट नेसेसरी, है ना। रिप्रोडक्शन एक अलग इवेंट है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। यस मैम। Okay. So, different types of asexual reproduction. क्या क्या होते हैं? इसको फिजन देखते हैं। फिजन के अंदर दो टाइप के हो सकते हैं, बाइनरी फिजन हो सकता है एंड मल्टीपल फ्यूजन हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज बडिंग हो सकती है। थर्ड होती है सेगमेंटेशन। रीजनरेशन। ठीक है, ये 6 अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन मेथड है एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में। इन्हें हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम फिजन को देखेंगे। फिजन से आप क्या समझते हो? फिजन का क्या मतलब होता है? मैम फिजन का डिवाइड होना। हाँ, डिवाइड होना, है ना। एक सेल का टूट जाना, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ सेल, ठीक है। सेल splitting into two or more cells, दो या दो से ज्यादा सेल्स भी बना सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं
फ्यूजन, ठीक है, ये हमेशा सिर्फ हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलेंगे, है ना। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें सबसे पहले होगा बाइंड्री फ्यूजन। बाइंड्री फ्यूजन में क्या होगा, जैसे कि अभी हमने एक बैक्टीरिया का एग्जांपल देखा था, उसी तरीके से हम अमीबा का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज ये एक अमीबा है, इसका एक न्यूक्लियस है। इनमें क्या होगा, जब डिवीजन का टाइम आएगा तो ये न्यूक्लियस क्या होंगे, ये न्यूक्लियस बड़े होने लगेंगे, है ना। इस तरीके से न्यूक्लियस डिवाइड डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। एंड पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, इस तरीके से दो न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है। एंड फाइनली क्या होगा, हमें दो नए अमीबा मिल जाएंगे, ये, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होती है, ग्रोथ हुई, पहले पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा एंड देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। उससे क्या होंगे, दो नए ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाएंगे जो कि एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट्स होंगे, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज फुल्ली मैच्योर्ड, जब उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, जब वो फुल्ली मैच्योर्ड हो जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा एंड देन साइटोप्लाज्म, ठीक है। जब ऑर्गेनिज्म फुल्ली मैच्योर हो जाएंगे तो क्या होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा एंड देन साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा एंड देन द सेल फाइनली splits into two equal sized ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमने देखा कि सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है ना, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। तो क्या हो रहा है, जो भी इसमें ऑफस्प्रिंग बनेंगी वो क्या होंगी, वो हमेशा आइडेंटिकल रहेंगी अपने पेरेंट्स के जैसे, ठीक है। क्लोन, जिसे आप कह सकते हैं कि क्लोन हमेशा रिप्रोड्यूस होगा, हमेशा क्या होंगी, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बनेंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी आपको आइडेंटिकल्स नहीं मिलेंगे, है ना। एक्सेप्शंस को अगर हम छोड़ दें तो हमें आइडेंटिकल्स नहीं मिलते, तो क्योंकि उनमें हमेशा दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा है, अच्छा एक चीज और थी इसमें, आप एक हमेशा आप देखोगे कि लाइक ये एक अमीबा था, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डिवीजन होता है वो हमेशा इरेगुलर टाइप का होता है। लाइक आप एक प्लेन, सपोज ये हमारा एक प्लेन है, ठीक ना, हम अगर यहाँ से कट करेंगे तो भी ये हाफ में कट होगा। इसे हम डिफरेंट प्लेन से कट कर सकते हैं। आप इसे, इनका डिवीजन इस तरीके से भी हो सकता है, इनका डिवीजन इस तरीके से भी हो सकता है ना। सो एक प्लेन
होना चाहिए, सो ये किसी भी प्लेन से कट हो सकता है, ठीक है। एक फॉर्म ये होता है बाइनरी फ्यूजन का, एंड सेकंड फॉर्म क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में लिस्टमैनिया का एग्जांपल दिया हुआ है, तो उसमें क्या होता है, या पैरामीशियम को भी हम देख सकते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो इरेगुलर नहीं होता है उनका फ्यूजन, है ना। हमेशा क्या होता है कि पर्टिकुलर डेफिनेट ओरिएंटेशन होता है उनके रिप्रोडक्शन में, जैसे कि हाँ, किसको कुछ कहना है? फॉर एग्जाम्पल देखो, ये लिस्टमैनिया का डायग्राम है ना, इसका फ्लैजेला। इनमें जब भी डिवीजन होगा तो आप देखोगे कि ये एक पर्टिकुलर प्लेन है, यहाँ से डिवीजन होगा, यहीं से ये हाफ में डिवाइड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक तो फ्लैजेला भी होता है ना, उसका भी डिवीजन होना है। तो आप हमेशा देखोगे इस तरीके से इनका न्यूक्लियस तरीके से डिवाइड हो सकता है, एंड फाइनली जब एक नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे तो इस तरीके से बन जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि बाइनरी फ्यूजन में भी दो तरीके के थे, जिनका एक तो पहला देखा हमने कि इरेगुलर फ्यूजन हो रहा था, मतलब कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेन से हम क्या कर सकते हैं, नए ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर सकते हैं ना। सो स्प्लिटिंग जो होगी इनमें, स्प्लिटिंग splitting of cell takes place in any plane, ठीक है, किसी भी प्लेन से आप कट कर सकते हैं। बट ये हमने देखा लिस्टमैनिया, लिस्टमैनिया का एग्जांपल था ये। इनमें क्या होती है, splitting takes place definite orientation, एक पर्टिकुलर प्लेन से ही इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। क्लियर है ये? बाइनरी फ्यूजन सभी को क्लियर है? यस मैम। ओके, सेकंड हम देखेंगे मल्टीपल फ्यूजन। मैम एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिजम्स बता सकते हैं? हाँ, एग्जांपल आप नोट डाउन कर लो। अमीबा, पैरामीशियम, लिस्टमैनिया, यूग्लिना, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, किसी को आइडिया है? कभी कभी क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की के लिए सपोज अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई, है ना, टेम्परेचर हाई हो गया, या कोई भी ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, तो क्या करेंगे, ऑर्गेनिजम्स अपनी प्रोटेक्शन में एक लेयर डेवलप कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं सिस्ट, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव लेयर वो अपने चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेंगे, उसे सिस्ट बोला जाता है, ठीक है। फिर सिस्ट के अंदर ही क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो रेपिडेटली डिवाइड करने लगेगी, और एक न्यूक्लियस जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। एक सिंगल न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, और फिर क्या होगा, वो जो न्यूक्लियस है उनकी आउटर कवरिंग जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, और जितने भी नए न्यूक्लियस फॉर्म हुए थे वो सारे साइटोप्लाज्म लेकर क्या करेंगे, नया सेल बना देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक न्यूक्लियस से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई बन जाते हैं, एंड फाइनली वो क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट सेल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। बाइनरी फिजन में हमने देखा था कि एक पेरेंट सेल से सिर्फ 2 ऑफस्प्रिंग बन पा रहे थे, है ना। बट मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा कि एक पेरेंट सेल होगा और उससे मल्टीपल नंबर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो, सपोज ये न्यूक्लियस है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है।
अभी क्या होगा, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इसने सिस्ट फॉर्मेशन कर लिया, सपोज सिस्ट, एंड क्या होंगे, इनके न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये सारे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस बन गए। फिर क्या होगा, जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वापस से, है ना, जब क्लाइमेट चेंज होगा, फेवरेबल कंडीशन वापस आएगी, तो क्या होगा, ये सिस्ट टूट जाएगा, है ना, सिस्ट टूट जाएंगे एंड सारे न्यूक्लियस जो है वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म को लेकर ये क्या होंगे, सभी नए नए सेल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल बहुत ही कॉमन है, प्लाज्मोडियम, है ना, मॉस्किटो में देखा जाता है, ठीक है, जो मलेरिया कॉज करते हैं, ठीक है। मल्टीपल डिवीजन समझ में आया क्या होता है, इसे नोट डाउन कर लो। हाँ हाँ मैम बोलो। ऐसा क्या हो जाता है सिस्ट फॉर्मेशन के बाद कि उसी के बाद ये लोग मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं? देखो, सिस्ट फॉर्मेशन हुई मतलब कि वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, उन्होंने क्या किया, अपना सारा जितना भी जेनेटिक मटेरियल था सबको स्टोर करके वो बैठ गया, है ना, सिस्ट फॉर्म कर लिया, तो जितना भी न्यूट्रिशन था सब कुछ वो स्टोर कर लिया। अब क्या होता है कि धीरे धीरे उनका जो न्यूक्लियस हुआ वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, वो अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर दे, एंड जब भी उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो नए सारे क्या होंगे, वो सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड सारे ऑर्गेनिजम्स बाहर निकल जाएंगे और वो मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स क्रिएट कर देंगे, ठीक है। यस मैम। Some, very sorry. सिस्ट क्या होगा, सिस्ट इनका प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, प्रोटेक्टिव लेयर होगा, ठीक है, जिसमें वो टेम्परेचर का या किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं हो पाएगा। और फिर क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, व्हेन द favorable conditions occur, the cyst breaks and all
the cells with rigid and develop into new organism. क्लियर है सभी को? ये नोट डाउन कर लो आप लोग। 2 मिनट का मैं ब्रेक लेती हूँ। मैम हाँ बोलो। मैम ये जो न्यूक्लिया फॉर्म हो गए तो वो कुछ हम्म। कुछ साइटोप्लाज्म ले लेते हैं, लेकिन मैम सेल में तो साइटोप्लाज्म छोड़ के भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स इंपॉर्टेंट है ना, तो वो उतने सारे न्यूक्लियस के लिए उतने सारे ऑर्गेनेल्स हाँ कहाँ से? बट हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक राइबोसोम को छोड़ दो आप, तो और कोई ऑर्गेनेल नहीं होता इनके पास, पता है ना। अभी इसमें तो राइबोसोम ही सब में चले जाते हैं। हाँ हाँ, फिर अगर वो नया सेल बन रहा है तो वो जाएगा, ठीक है। जितने भी इसेंशियल चीजें हैं एक सेल को फॉर्म करने के लिए, वो सारी चीजें डिवाइड होंगी, ठीक है। यस मैम। ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। ओके, एक मिनट। नेक्स्ट हमारा सेकंड टाइप है बडिंग। बडिंग में क्या होगा? बडिंग में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्लांट्स में बोल सकते हो ईस्ट, है ना। ये यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं ईस्ट। एंड अगर कुछ हम मल्टीसेल कुछ एनिमल्स की बात करें तो हाइड्रा हो गए, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है, सपोज ये एक हाइड्रा की बॉडी है, ये इनके टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इनकी बॉडी से ही छोटा सा पार्ट इस तरीके से डेवलप हो जाता है, है ना। इनकी बॉडी से क्या होगा, एक छोटा सा बड डेवलप हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बड, ठीक है। ये हमने मैम हाइड्रा का एग्जाम्पल। हाँ, हाइड्रा प्लांट है या एनिमल? हाइड्रा एनिमल में आता है, किंगडम में एनिमलिया में आता है ना। ये सारे यस। कैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यस मैम। ठीक है। सो बड डेवलप हो जाएगा एंड फाइनली क्या होगा, ये बड का भी ग्रोथ हो जाएगा, है ना। इनके बाद टेंटिकल्स होंगे एंड फिर डिटैचमेंट हो जाएगी इसकी। ये क्या हो गया, हमारे डॉटर हाइड्रा हो गए। क्या हो जाएंगे, नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो बडिंग क्लियर है? इसमें क्या लिख सकते हो?
क्या होता है, एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बनता है। बॉडी इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। ठीक है, देन क्या होता है, द बड इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बडिंग का, ईस्ट में भी होता है, ईस्ट, ठीक है, स्पॉन्जेस में देख सकते हैं, एंड हाइड्रा। यहां तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ पे, अभी तक जितना भी पढ़ाया, किसी को कुछ पूछना है इसमें से? क्या क्या पढ़ा आज हमने? रिप्रोडक्शन क्या होता है हमने देखा, वेरिएशंस किस तरीके से आते हैं सेल्स के अंदर, ये हमने देखा। ठीक है, क्या क्या होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं एंड फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में लाइक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन। फिजिकल फैक्टर्स में जैसे कि ज्योग्राफिकल चेंजेस हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है ना, उनकी वजह से वेरिएशन आता है। हमने समझा हैबिटेट क्या होता है, नीश क्या होता है। ठीक है, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, और क्या देखा हमने, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर हमने दो चीजें पढ़ ली आज, फ्यूजन एंड बडिंग, है ना। बाकी जो नेक्स्ट है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग को इसमें से कोई डाउट है? मैम वो आप जो नीचे वाला पॉइंट लिखा है तो मैम उसमें थोड़ा सा डाउट है। हाँ बोलो, ये वाला। ये सब मतलब समझ में तो आ गया कि क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हाँ है। हाँ, क्या कंफ्यूजन है? मतलब हम ये लाइन समझ नहीं पा रहे हैं अच्छे से। मतलब ये जो एनवायरमेंटल चेंज, ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं मैम वो? नहीं मैम, ये कि organisms with variation in their DNA enable them to cope up with changes of niche। हाँ देखो, मतलब कि ये चीज मैंने आपको समझाई कि जब ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब उनका डीएनए जो है अब इस कैपेबल हो गया है कि वो उस हार्श कंडीशन को सरवाइव कर जाए, है ना, उस पर्टिकुलर कंडीशन को सरवाइव कर जाए। अगर सपोज टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो मैंने बैक्टीरिया का आपको एग्जांपल दिया कि हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन जाएंगे। वो उन्होंने क्या किया, अपने डीएनए में चेंज कर लिया, तो वो हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन गए कि अब वो उस हार्श टेम्परेचर को भी सरवाइव कर सकते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने अपना नीश बदल लिया, है ना, वो उस एनवायरमेंट में सरवाइव करने के लिए भी तैयार हो गए। तो वही पॉइंट लिखा गया यहाँ पे कि ऑर्गेनिजम्स विद वेरिएशन इन देयर डीएनए इनेबल देम टू कोप अप विद द चेंजेस ऑफ नीश, मतलब जो भी चेंजेस आए हैं उसमें वो सरवाइव करने के लिए कैपेबल हो जाए। ठीक है, यस मैम। हाँ, और कोई डाउट? और बाकी सारे बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया? आर्यन, आकाश, दिव्यांगी? यस मैम। ओके, क्लियर है ना सभी को? चलो अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू क्लास।
थैंक यू मैम।